दोस्तों, आज फिर मैं नई परख के दर्शकों को सीधा संबोधित करने वाला हूं। हमेशा की तरह मेरी बात बिना किसी लाग लपेट के, बिना किसी हेर फेर के सीधी और सटीक होगी। आज नए साल में मैं आपको एक बच्चे की कहानी सुनाऊंगा। एक ऐसी कहानी जो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। और उस बच्चे का नाम है अव्यान साहू। उसके पिता सुनील साहू एक कुरियर कंपनी में नौकरी करते हैं और मां साधना साहू के बारे में बताया जाता है कि वे एक सरकारी स्कूल की शिक्षिका हैं। अव्यान साहू का घर मध्य प्रदेश के इंदौर शहर के भागीरथपुर इलाके में है। इंदौर शहर, जिसकी अभी परसों ही जब मेरे परिवार के साथ बातचीत हो रही थी, तब मैं तारीफ कर रहा था कि इंदौर कितना स्वच्छ शहर है। साथ में मैं ये भी कह रहा था कि दिल्ली के और गाजियाबाद के सफाई मजदूरों को, सफाई कर्मचारियों को इंदौर ले जाना चाहिए और वहां जाकर उनको शिक्षा देनी चाहिए कि देखिए शहर को किस तरीके से स्वच्छ रखा जाता है। यहाँ के महानगर पालिका वालों को भी वहां ले जाना चाहिए। कि जब मैं ये बातचीत कर रहा था, उसी वक्त अव्यान साहू डायरिया यानी हैजा से तड़प रहा था। अव्यान साहू को और उसकी माँ भी अपना दूध पिलाती थी, लेकिन दूध चूंकि कम पड़ जाता था, इसलिए बाहर पैकेट का दूध भी खरीद के पिलाया जाता था। और उसी पैकेट का दूध चूंकि गाढ़ा होता था, इसलिए माँ को उसमें कुछ पानी मिलाना पड़ता था दूध में, उसे पतला करने के लिए, ताकि बच्चे को, अव्यान को, वो हजम हो सके। माँ ने रोज की तरह उस दूध में पानी मिलाया, दूध को पतला किया, लेकिन जैसे ही अव्यान को पिलाया, वैसे ही उसको हैजा हो गया और उसे उल्टियां और दस्त शुरू हो गए। डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद, माँ-बाप की तमाम कोशिशों के बावजूद अव्यान नहीं बच सका और 29 तारीख को अस्पताल में अव्यान ने दुनिया छोड़ दी। अव्यान साहू की कहानी शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई। लेकिन ये कहानी सिर्फ अव्यान साहू की ही नहीं है। जो जहरीला पानी अव्यान के दूध में मिलाया गया जिससे उसकी मौत हुई, उस जहरीले पानी ने भागीरथपुरा के 12 से 15 और लोगों की जान ली। और न जाने कितने लोग बीमार हैं, अस्पताल में भर्ती हैं, उनका इलाज चल रहा है। पता नहीं कितने और लोग अपनी जान खोएंगे इसमें। बुरी तरह लोगों को डायरिया हो रहा है और इतना भयानक डायरिया है, इतना भयानक हैजा है कि डॉक्टरों की तमाम कोशिशों के बावजूद वे खतरे से बाहर नहीं हैं। सवाल ये है कि भारत के सर्वाधिक स्वच्छ शहर, जिसको एक बार नहीं कई बार सर्वश्रेष्ठ स्वच्छ शहर का पुरस्कार मिल चुका है, उस इंदौर में पानी इतना दूषित कैसे हुआ? भागीरथपुरा के लोग बताते हैं कि अगस्त के महीने से ही लगातार वो शिकायत कर रहे हैं कि इस पानी में से बहुत बुरी बदबू आती है। कभी-कभी केमिकल्स की बदबू आती है, कभी-कभी और भी ज़्यादा और तरह-तरह की बुरी बदबूएँ आती हैं और पानी दुर्गंध युक्त तो है ही, साथ-साथ पीने में भी उसका जायका बहुत खराब है। बार-बार शिकायत करने के बावजूद अगस्त के बाद से इंदौर के नगर निगम ने इस शिकायत को दुरुस्त नहीं कर पाया और एक दिन वही दूषित पानी लोगों की जिंदगी का काल बन गया। आज इंदौर में हालत ये है कि इंदौर में तो हाहाकार इस घटना से मचा हुआ है ही। सारे देश में इस घटना को लेके हाहाकार मचा हुआ है और इस घटना के कारण भारत सरकार ने जो जल जीवन मिशन 2019 से चलाया हुआ है, उस जल जीवन मिशन के दावों की फिर से जांच करने का वक्त आ गया है। दोस्तों, जल जीवन मिशन का कहना है कि उसने देश के 80% से ज्यादा ग्रामीण इलाकों में, इंदौर तो खैर शहरी इलाका है, वहां की हालत आप देख ही रहे हैं, ग्रामीण इलाकों में लोगों के घरों में नल पहुंचा दिया है और नल के जरिए लोगों के घरों में जल पहुंच रहा है। अब ये जल कहां से आ रहा है? क्या ये जल नदियों से आ रहा है या ये जल भूजल है, ग्राउंड वाटर है, वहां से ये जल आ रहा है? अगर ये जल नदियों से आ रहा है, तो सवाल ये है, क्या वो नदी प्रदूषित है, जैसे दिल्ली की यमुना प्रदूषित है और देश में और भी कई नदियां प्रदूषित हैं? वो नदी प्रदूषित है या साफ है? पहला प्रश्न ये है। दूसरा प्रश्न ये है कि अगर वो जल ग्राउंड वाटर से आ रहा है, तो क्या वो बैक्टीरियल प्रदूषण से मुक्त है? क्या वो आर्सेनिक और फ्लोराइड के प्रदूषण से मुक्त है?
क्या वो नाइट्रेट के प्रदूषण से मुक्त है? क्या वो हैवी मेटल प्रदूषण से मुक्त है? इस समय स्थिति ये है कि हमारे देश के बहुत बड़े इलाके में जो पानी की सप्लाई है, चाहे वो देहात हो, चाहे वो शहर हो, जो पानी की सप्लाई है, वो काफ़ी कुछ भूजल से यानी ग्राउंड वाटर से प्राप्त होती है। ग्राउंड वाटर से प्राप्त होने के कारण इन जो पानी लोगों के घरों में नल के ज़रिए पहुँचता है या पब्लिक टैप के ज़रिए, सार्वजनिक नल के ज़रिए भी पहुँचता है, उसमें बहुत तरह के प्रदूषण होते हैं। और उन प्रदूषणों से मुक पानी को मुक्त करने की ज़िम्मेदारी भी जल जीवन मिशन की है। उस जल जीवन मिशन की है जो 2019 में शुरू हुआ था और जिसके बारे में केंद्रीय सरकार बहुत बड़ी-बड़ी बातें करती है। लेकिन आज तक जल जीवन मिशन ये सुनिश्चित नहीं कर पाया है कि लोगों को मिलने वाला पानी इन प्रदूषणों से मुक्त हो। यही कारण है कि इस देश में जल संबंधी प्रदूषण के कारण जो पानी स्वच्छ करने वाले जो फ़िल्टर हैं और पानी स्वच्छ करने वाले तरह-तरह के अत्याधुनिक फ़िल्टर हैं, उसका मल्टी मिलियन डॉलर व्यवसाय फैल गया है। आप इसके मुकाबले कभी भी अगर आपको विदेश जाने का मौका मिले, अगर मौका नहीं मिलता तो वहाँ की खबर तो आपको मिल ही सकती है नेट के ज़रिए। आप पता लगाएँ, आप विदेश जाएँ, वहाँ पे जाकर आप देखेंगे घरों के अंदर कोई फ़िल्टर नहीं लगा हुआ है, कोई आरओ नहीं लगा हुआ है घरों के अंदर। लोग नल खोलते हैं और नल से गिलास भरते हैं और अपना पानी पीते हैं। वहाँ पर स्थिति ये है, वहाँ पे पानी बिल्कुल स्वच्छ है, आबो-हवा भी स्वच्छ है और पानी भी स्वच्छ है और भारत के अंदर जो नदियों का देश है, इतनी नदियाँ आपको दुनिया के दूसरे देशों में नहीं मिलेंगी। इतनी बड़ी-बड़ी नदियाँ भारत में हैं। नदियों का जाल बिछा हुआ है। उस देश में जल की स्थिति ये है कि देश के सर्वाधिक स्वच्छ शहर के अंदर प्रदूषित पानी के कारण मासूम अव्यान साहू का जीवन शुरू होने से पहले ही समाप्त हो जाता है और उसके साथ महिलाएं और बुजुर्ग जिनका स्वास्थ्य आमतौर पर कमजोर होता है, जिनकी इम्यूनिटी यानी रोगों से रोग निरोधक क्षमता कम होती है, वो लोग भी इसी प्रदूषित जल के कारण अपने दम तोड़ते हुए दिखाई पड़ रहे हैं। और जब पत्रकार इस प्रश्न पर सवाल पूछते हैं, तब वहां के लोग क्या जवाब देते हैं, जो लोग सत्ता में हैं वो क्या जवाब देते हैं, ये क्लिप आपने सोशल मीडिया पर देखा होगा। क्या स्थिति है? एनडीटीवी के वरिष्ठ संवाददाता अनुराग द्वारी ने जब यही सवाल इंदौर के सांसद कैलाश विजयवर्गीय, जो कि कैबिनेट मंत्री भी हैं और मध्य प्रदेश के पिछली बार मुख्यमंत्री बनते-बनते बचे थे, उनसे जब ये सवाल पूछा, तो जवाब देने की बजाय और अफ़सोस व्यक्त करने की बजाय वो अपना आपा खो बैठे और उन्होंने कहा, घंटा शब्द का उन्होंने इस्तेमाल किया। बोले, "छोड़ो यार, फोकट के सवाल मत पूछो। क्या घंटा वहाँ तुम होकर होकर आए हो?" अनुराग द्वारी ने इसका कड़ा विरोध किया और जितने चिढ़ के और ऊँची आवाज़ में कैलाश विजयवर्गीय ने ये सब बातें अशिष्टता की थी, उतनी ही तत्परता से, उतनी ही तुरशी के साथ अनुराग द्वारी ने उन्हें जवाब दिया। वो भी हमें देखता। हम अनुराग द्वारी की इस मामले में उनके साहस की तारीफ करेंगे। बाद में जब पत्रकारों में इस सवाल को लेकर बहुत प्रतिक्रिया हुई और जब प्रदूषित जल कांड सुर्खियां प्रदूषित जल कांड ने सुर्खियां बटोरी और जनता में उसके प्रति नाराजगी जबरदस्त रूप से देखी गई और जब भारतीय जनता पार्टी और कैलाश विजयवर्गीय को लगा कि उनका राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तब कैलाश विजयवर्गीय ने एक ट्वीट करके एक्स के ऊपर माफी भी मांग ली। बहरहाल, प्रश्न उनकी माफी का नहीं है, प्रश्न कुछ और ही है। प्रश्न ये है कि सत्ता के मद में चूर राजनेता जब शासन प्रशासन के मौके पर पूरी तरीके से विफल रहते हैं और अगर उनसे सवाल पूछा जाए तो वो किस अशिष्टता और बदतमीजी के साथ जवाब देते हैं, ये उसका सबसे बड़ा नमूना है। इंदौर में स्थिति यह है और मध्य प्रदेश में स्थिति यह है कि पार्टी के भीतर से भी इस सवाल के ऊपर जबरदस्त नाराजगी उठ रही है। पूर्व मुख्यमंत्री उमा भारती ने इस सवाल पर जो ट्वीट किया है, अगर आप उसको पढ़ें तो आपको ऐसा लगेगा जैसे कि विपक्ष की कोई नेता इस सवाल पर ट्वीट कर रही है। उमा भारती ने लिखा है कि शासन प्रशासन को इस महापाप के लिए माफी नहीं मिल सकती। 2 लाख रुपए का मुआवजा देकर
आप लोगों की जान का सौदा नहीं कर सकते। ये उमा भारती ने कहा है। मध्य प्रदेश, जहां पर भारतीय जनता पार्टी बार-बार चुनाव जीत जाती है, इस वक़्त खराब गवर्नेंस, कुशासन सारे देश में मध्य प्रदेश की चर्चा हो रही है। अभी-अभी ये प्रदूषित जल कांड हुआ है। अभी उसके कुछ दिन पहले ही छिंदवाड़ा में कोल्ड ड्रिफ्ट जहरीले जहरीले सिरप का कांड हुआ था। एक ऐसा जहरीला सिरप जिसका नाम कोल्ड ड्रिफ्ट था, जिसमें डायथीन ग्लाइकोल की मात्रा सीमा से अधिक मिलाई गई थी, जिसके कारण 20 से लेके 24 बच्चों की मौत हुई। इन सभी बच्चों को आप चाहें तो अव्यान साहू का नाम दे सकते हैं। प्रदूषित जल से वहां पे बच्चे मर रहे हैं और जहरीले सिरप से भी वहां बच्चे बच्चे मर रहे हैं। और सरकार क्या करती है? सरकार ऐसे में मुआवजे की घोषणा कर देती है। मुख्यमंत्री जाकर जो लोग अभी मरे नहीं हैं, जिनका इलाज हो रहा है, उनसे जाकर अस्पताल में मिल आते हैं और फिर इस तरह पूरी लीपापोती करके सारा मामला समाप्त कर दिया जाता है। हाँ, अभी सिरप की याद आई, तो सिरप कांड में उत्तर प्रदेश भी पीछे नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक कोडीन सिरप कांड चल रहा है, सुर्खियों में कोडीन सिरप कांड। स्थिति यह है कि इस कोडीन सिरप में एक इस तरह की दवा मिली हुई है, जिसको पीने से नशा होता है, शराब जैसा नशा होता है। हिमाचल प्रदेश, हरियाणा और उत्तराखंड से खरीद कर फर्जी कंपनियों के ज़रिए, फर्जी बिलिंग के ज़रिए और शेल कंपनियों के ज़रिए बहुत बड़ी मात्रा में ये कोडीन कोडीन सिरप कांड जो है, इसकी तस्करी की गई। उत्तर प्रदेश, बिहार, झारखंड, नेपाल, इसमें तस्करी, हवाला फंडिंग और अंतर्राष्ट्रीय कनेक्शन, इन सब का पूरा नेटवर्क इसमें शामिल है। एक अनुमान के अनुसार 700 करोड़ से लेकर 2000 करोड़ तक का काला धन इस कोडीन सिरप कांड में जनरेट किया गया है। जब इसका भंडाफोड़ हुआ, तो उत्तर प्रदेश सरकार ने इस पर कार्रवाई करने की बड़ी शानदार एक्टिंग की। और जो इस सिरप कांड में सीधे-सीधे शामिल हैं, जो खुद अपने मुंह से कहते हैं इस सिरप कांड में वो शामिल हैं, इसको स्वीकार भी करते हैं। एक ऐसे बाहुबली हैं धनंजय सिंह, जिनकी करोड़ों रुपए की कोठी लखनऊ में है और उसके सामने ही एक दूसरी कोठी बनी हुई है, वो भी करोड़ों रुपए की शानदार कोठी है। उस कोठी का मालिक पुलिस का एक साधारण सिपाही है। ये रुपया उसने कहां से कमाया है? ये रुपया उसने इसी कोडीन सिरप कांड से कमाया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर ना तो धनंजय सिंह के खिलाफ चलता है और ना उस सिपाही के खिलाफ चलता है। जो विपक्षी पार्टी है समाजवादी पार्टी, वो इस सवाल को मुद्दा बना रही है। उसने विधानसभा के अंदर भी इस सवाल के ऊपर संघर्ष किया। विधानसभा के बाहर भी वो लोग इस सवाल के ऊपर संघर्ष कर रहे हैं। लेकिन योगी सरकार के कानों पर जूं नहीं रेंग रही है। ये है भारतीय जनता पार्टी का प्रदेशों में कामकाज। इस प्रकार की गवर्नेंस, नशे से भरे हुए सिरप, जहर से भरे हुए सिरप और प्रदूषित पानी, ये दे रही है भारतीय जनता पार्टी की राज्य सरकारें। देश के 2 सबसे बड़े प्रांतों में से मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश में ये स्थिति बनी हुई है। राहुल गांधी ने इस सवाल के ऊपर ट्वीट किया है, उमा भारती ने इस सवाल के ऊपर ट्वीट किया है, जयराम रमेश ने इस सवाल के ऊपर ट्वीट किया है। अगर आप एक्स पर इन ट्वीट्स को देखें, तो उससे भी स्पष्ट हो जाएगा कि वास्तव में स्थिति कितनी खराब है, किस हद तक हालत बिगड़ चुकी है। लेकिन सवाल केवल ट्वीट का नहीं है। असल में जिस तरह उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी कर रही है, वो कोडीन सिरप कांड के ऊपर एक जन आंदोलन खड़ा करने की उत्तर प्रदेश में योगी सरकार के खिलाफ कोशिश कर रही है। उस तरह की कोशिश मध्य प्रदेश में नहीं दिखाई देती। मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा के जहरीले सिरप कांड के ऊपर भी विपक्ष ने वैसी पहलकदमी नहीं दिखाई, जैसी उत्तर प्रदेश में दिख रही है। और इस इंदौर के जहरीले पानी कांड के ऊपर भी अभी विपक्ष ने इस तरह की पहलकदमी नहीं दिखाई है। देखते हैं, अभी शुरुआत है, देखते हैं कि राजनीति क्या करवट लेती है। देखिए, भारतीय लोकतंत्र की एक समस्या है, जब तक आप सरकार को गवर्नेंस के मुद्दों पर घेरेंगे नहीं, जब तक आप सरकार को आड़े हाथों नहीं लेंगे, जब तक आप सरकार को कटघरे में खड़ा नहीं करेंगे, जब तक सरकार को यह एहसास नहीं होगा कि इस प्रश्न पर अगर उसने सही कदम नहीं उठाया तो उसे राजनीतिक नुकसान हो सकता है, तब तक कोई हिलने वाला नहीं है। तब तक कैलाश विजयवर्गीय जैसे लोग इसी तरीके से
कड़वे लहजे में, अशिष्ट लहजे में यही कहते रहेंगे कि फोकट के सवाल मत पूछो। यानी गवर्नेंस के ऊपर पूछे जाने वाले सवालों को फोकट का सवाल माना जाएगा और जब पत्रकार कहेगा ये फोकट का सवाल नहीं है, हम वहाँ का दौरा करके आए हैं, तब फिर मंत्री और उलट के कहेगा, क्या घंटा वहाँ का दौरा करके तुम आए हो? तब वो अशिष्टता से काम लेगा। दोस्तों, अब समय आ गया है जब विपक्षी दल आगे बढ़ें, वो पहलकदमी लें, नागरिक अधिकार के संगठन आगे बढ़ें, वो पहलकदमी लें, जनता अब पढ़े-लिखे समझदार नागरिक अधिकारों से लैस लोग आगे बढ़ें, वो पहलकदमी लें और वो सरकारें जो चुनकर आती हैं, बहुमत की सरकारें हैं और जो झूठे वादे करती हैं, उन वादों को पूरा भी नहीं कर पाती हैं, उन सरकारों का गिरेबान पकड़ के झकझोरें, उन्हें अपने गिरेबान में झाँक कर देखने पर मजबूर करें और उनसे कहें कि आप इसलिए सत्ता में आए हैं ताकि हमें आप सुशासन दें। इसलिए नहीं, जब आपसे सवाल पूछे जाएँ, तब आप हमसे बदतमीज़ी से बात करें। दोस्तों, आज इतना ही। आज की सीधी बात खत्म करने से पहले मैं आपके चैनल नई परख के बारे में कुछ और भी कहना चाहता हूँ। आप सभी ने नई परख को इतना प्यार दिया है, इसके लिए सभी दर्शकों का तहे दिल से शुक्रिया। अगर आप चाहते हैं कि मैं आपके लिए अलग से कंटेंट बनाऊँ, आपकी टिप्पणियों पर प्रतिक्रिया करूँ या आपके सुझावों पर चर्चा करूँ, तो आप हमारे चैनल के साथ ख़ास तरह से जुड़ सकते हैं। अगर आप नई परख चैनल का हिस्सा बनते हैं, तो मेरे वीडियो बाकी सब्सक्राइबरों से 1 घंटे पहले देख पाएँगे। आपकी बातों का मैं जवाब दूँगा, आपके लिए हर दिन स्पेशल शो करूँगा और आपके सुझाव अपने वीडियो में शामिल करूँगा। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद।